तो अपने हम एसईओ पे आते हैं। एसईओ को हम बेसिकली कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, उसके एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। सपोज कोई भी चीज मैं सर्च कर लेता हूँ, लाइक टाइटन वॉच। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे टाइटन वॉच में ये टाइटन की वेबसाइट ऊपर आई है, ओके मैं मान लेता हूँ। फ्लिपकार्ट की सेकंड नंबर पे आई है। फिर यहाँ पे थर्ड और फोर्थ पे भी टाइटन की आ गई है। मैं टाइटन को हटा देता हूँ, चलिए ये ब्रांड नेम हो गया। सिंपल वॉच लेके चलता हूँ। अब देखिए वॉच में फ्लिपकार्ट के ऊपर आई है, मिंत्रा के ऊपर आई है, फास्ट ट्रैक, फिर अमेजन। इस टाइप से चीजें आई। अब देखिए टाटा स्लिक्स इन सब की आगे टाइटन भी कितने नीचे आई। ये होती है रैंकिंग, कि कौन सी वेबसाइट कौन से रैंक पे लाई कर रही है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो है ये रैंकिंग के नंबर दे रखे हैं। इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन लगा रखा है, ये भी बता दूंगा मैं आप लोग को, आप लोग भी अपने में लगा सकते हो। फिर रैंकिंग के लिए मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पे है अब। तो ये रैंकिंग में हमें अपनी वेबसाइट पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर ऊपर लाने के लिए हमें एसईओ करना पड़ता है। कि कोई अगर सर्च कर रहा है तो वो वेबसाइट हमारी उस कीवर्ड पे हमारी वेबसाइट ऊपर आए, रैंक करना शुरू हो। अगर कोई हमारी पूरी पूरी वेबसाइट डाल रहा है तो ऑब्वियसली वो ऊपर आएगी है। बट वो वेबसाइट ना डाल के कोई कीवर्ड डाल के चेक कर रहा है या फिर वो ढूंढना चाह रहा है, तो वहां पे हमारी वेबसाइट रैंक करना शुरू हुई। अब मैंने सिंपल वॉच शुरू करी। वॉच बहुत सारी कंपनीज बेचती हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल आउट होती है। बट फ्लिपकार्ट की क्यों आई? क्योंकि इनका एसईओ बहुत अच्छा हो रखा है। एसईओ क्या है? एसईओ में 3 पार्ट्स होते हैं हमारे, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। जब ये तीनों चीजें उनकी क्राइटेरिया के हिसाब से मैचअप हो जाती है तो फिर हमारी हमें रैंकिंग एक अच्छी मिल जाती है। अब देखिए अमेजन भी अपने आप में एक अच्छी वेबसाइट है, बट वो फिर भी फोर्थ नंबर पे आ रही है, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे लाई कर रही है, फर्स्ट पे नहीं आ पा रही। फास्ट ट्रैक थर्ड पे है, Myntra सेकंड पर है, फ्लिपकार्ट फर्स्ट पे आ रही है। क्योंकि हो सकता है इस कीवर्ड पर फ्लिपकार्ट का एसईओ बहुत अच्छा होगा। कोई और सर्च करके देख लेते हैं, लाइक वॉलेट। देखिए इस कीवर्ड पर अमेजन आ गया पहले, फिर सेकंड पे गूगल वॉलेट आ गया, थर्ड पे Myntra, फोर्थ पे फ्लिपकार्ट। है ना? पहले वॉच पे फ्लिपकार्ट आ गया था, अब अमेजन आ गया। क्यों? क्योंकि इस कीवर्ड पे ऐसे इस टाइप से हो रखा होगा। तो हमारे पास जो भी कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ये जो मैंने कीवर्ड्स आप लोग को बताए थे, इन कीवर्ड्स पे हमारी वेबसाइट चल रही है। हम चाहते हैं कि इन कीवर्ड्स के बिहाफ पर हमारी वेबसाइट, कोई अगर सर्च कर रहा है या फिर इन कीवर्ड्स को कोई सर्च कर रहा है, वह हमारी वेबसाइट रैंक करना शुरू करे और टॉप 5 टॉप 6 में आना वो स्टार्ट कर दे। टाइम लगता है, धीरे धीरे उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये बेसिक्स होते हैं एसईओ के। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया कि बेसिकली एसईओ हम क्यों करते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट कहीं ना कहीं आके रैंक करना स्टार्ट करे। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या है। एक सेकंड में इसको बड़ा कर देता हूँ। अब सबको समझ में आ रहा होगा। तो एसईओ करते कहाँ पर? अपनी वेबसाइट पे करते हैं। सर्च इंजन किसे कहते हैं? सर्च इंजन होता है जैसे हमारा गूगल है, याहू है, बिंग है, एओआई है, मीन्स अमेरिका ऑनलाइन, ये सारी क्या है? हमारे सर्च इंजन है। इनके अंदर सारी चीजें लाई करती हैं। बेसिकली हम वर्क करेंगे गूगल पर, कि गूगल की जो गाइडलाइंस क्या है, क्या क्या चीजें हमें मैंडेटरी होती हैं, कौन कौन से टूल से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट ठीक बनी हुई है, क्या नहीं बनी हुई है, क्या क्या उसके पीछे फैक्टर्स रहते हैं, वो सारे हम लोग गूगल पर वर्क करेंगे। आप लोग चाहो तो याहू पे भी कर सकते हो। याहू की गाइडलाइंस थोड़ी सी डिफरेंट है, बिंग की थोड़ी सी डिफरेंट है। मेजर वर्क जो होता है वो गूगल पे होता है, क्योंकि जो मार्केट है उसने उसको गूगल ने काफी अच्छा कवर अप कर रखा है। जैसे आप लोग के अगर एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे होगे तो वहां पे आप लोग देखते होगे गूगल के एप्स जो है काफी ज्यादा है, याहू के, बिंग के इतने ज्यादा नहीं है। तो हम लोग फोकस बेसिकली अपना गूगल पे करते हैं, कि गूगल के सर्च इंजन पे अगर हमारी वेबसाइट एक बार रैंक कर गई तो उसे काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। बहुत अच्छा ट्रैफिक वहां से मिल जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सर्च इंजन। सर्च इंजन पे गूगल, गूगल पे अब ये जो रिजल्ट पेज है जहाँ पे हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, जैसे हमने अभी सर्च करा था ये वॉलेट, तो ये क्या होता है? हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। सर्च इंजन में हमारा गूगल, हमने कोई चीज सर्च करी है, उसने उसका रिजल्ट दिया है, रिजल्ट, और ये पर्टिकुलरली क्या कहलाता है? पेज। तो SERP इसकी शॉर्ट फॉर्म है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज।
ठीक है। अब वर्क कैसे हो करेगा ये? तो जो स्पाइडर होता है, या आप कह सकते हो सर्च इंजन का क्रॉलर है, वो हमारे वेब पेजेस को रीड करता है। क्या होता है कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, उसको हम सबमिट करते हैं सर्च इंजन पर। सर्च इंजन का एक कुछ बोट्स होते हैं, या फिर तो स्पाइडर्स हैं, या फिर कुछ रोबोटिक फॉर्म्स हैं जो हमारे वेब पेजेस को बारी बारी से पढ़ती है। इसके पीछे भी एक टूल लगता है जिसको हम लगाते हैं, जिससे कि वो आके हमारे वेब पेजेस को पढ़े। वेब पेजेस वो इसलिए पढ़ती है जिससे कि सर्च इंजन को मालूम पड़ सके कि हमारी वेबसाइट में कौन कौन सी चीजें पहले से अवेलेबल है। क्योंकि जब तक सर्च इंजन को मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक वो यूजर्स को, जो भी हम उस पर सर्च कर रहा है, वो उसको वो रिजल्ट नहीं दिखा पाए, है ना। क्योंकि अगर सपोज अगर आपको मैं किसी कैफे में भेजता हूँ और आपको मेन्यू ना दिखाया जाए, तो आप वहां पे जाके ऑर्डर नहीं कर पाओगे। आपको नहीं पता होगा कि वहां पे क्या क्या डिशेज हैं, या फिर कौन सी ड्रिंक्स मिलती हैं, या क्या चीजें मिलती हैं क्या नहीं। बट अगर मैं आपको मेन्यू भी प्रोवाइड करा दूँ, सब कुछ प्रोवाइड करा दूँ, तो आप इजिली वहां पे अपना ऑर्डर दे सकते हो। सेम टू सेम यहाँ पर है। पहले हम क्रॉलर को पढ़ाते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट में ये चीजें हैं, जिससे कल को कोई यूजर आके कोई चीज सर्च करे, तो उसका वो रिजल्ट वहां पे लाकर दे सके। तो क्या हुआ कि पहले तो हमने वेब पेजेस बना लिए, क्रॉलर ने आके उसको क्रॉलिंग कर ली। जब उसने हमारा पूरा डेटा पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली, तो उसने एक सही से अरेंजमेंट करके सर्वर में स्टोर कर दी। जब एक बार चीजें स्टोर हो गई, फिर वर्क करता है रैंकिंग एल्गोरिथम। जो ये रैंकिंग दिलवाता है यहाँ पर साइट्स को, वो क्या किसका काम है? रैंकिंग एल्गोरिथम का। कौन सी साइट ऊपर आएगी, कौन सी साइट नीचे आएगी, वो ये वर्क करता है। फिर जब यूजर कोई भी क्वेरी करता है, मीन्स कोई भी चीज सर्च करता है, कीवर्ड डालकर या फिर कैसे भी कुछ भी टाइप के सर्च करे, भले वो इमेजेस के फॉर्म में हो या टेक्सचर के फॉर्म में हो, तो वहां पे ये रैंकिंग एल्गोरिथम, यहाँ पे जहाँ पे ये डेटा स्टोर्ड है, वहां से डेटा लेकर आकर इसको यूजर को रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। गॉट इट? क्या सबसे पहले क्या हुआ, सर्च इंजन के क्रॉलर ने वेब पेजेस को, मीन्स हमारे वेबसाइट के पेजेस को रीड करा। रीड करने के बाद उसने स्टोर सर्वर में स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद रैंकिंग एल्गोरिथम ने उसे अरेंज कर दिया अच्छे से। फिर जब कोई भी यूजर क्वेरी करेगा, तो रैंकिंग एल्गोरिथम अरेंजमेंट के हिसाब से डेटा उसको ला कर देगा। अभी अरेंजमेंट किस बिहाफ पे होता है? अरेंजमेंट होता है हमारे कंटेंट के बिहाफ पे, कि हमने कंटेंट कितना अच्छे से लिख रखा है, हमने अपनी वेबसाइट कितने अच्छे से बना रखी है, उसमें जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं वो हमने अच्छे से लगाए हैं कि नहीं लगाए। मालूम पड़ा कि यूजर ने सर्च कुछ और कर रहा है, बट वो हमने अच्छे से मेंशन नहीं कर पाया अपनी वेबसाइट में, जिसकी वजह से रैंकिंग एल्गोरिथम वर्क नहीं करेगी। इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम कोई भी कीवर्ड पे अपना कंटेंट बना रहे हैं, वो कीवर्ड एनरिच हो, मीन्स उसमें कीवर्ड हमारे अच्छे से अवेलेबल हो पहले से। ऐसा ना हो कि कीवर्ड बहुत ज्यादा हो जाए। जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब यूजर को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। कई सारी चीजों का ध्यान रखना है कि यूजर को पढ़ने में भी ध्यान, मतलब पढ़ने में भी अच्छा लगे। रैंकिंग एल्गोरिथम के ध्यान से ये रखना है कि कीवर्ड्स हमारे कम भी ना हो। तो एक मिनिमम रेंज लेकर चलते हैं, जिससे कि रैंकिंग एल्गोरिथम भी परफेक्टली वर्क करे, और जो यूजर उसको रीड आउट कर रहा है, वो भी उसको एंजॉय कर सके। ये प्रोसेस सबको समझ में आ गया, क्योंकि इसी के आगे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। यस सर, ये आ गया समझ में। सबको ओके। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एसईओ का इंट्रोडक्शन। अब करते हैं टेक्निक्स, कि हम एसईओ किस किस तरीके से करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, वो आगे चल के बढ़ेंगे। पहले किस तरीके से करते हैं वो जान लेते हैं। टेक्निक्स में एसईओ में क्या है कि हम तीन तरीके से करते हैं: व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। व्हाइट हैट में क्या रहेगा, हमारी सारी लीगल एक्टिविटीज होगी, मतलब हम उसमें कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। सारी चीजें जो भी होंगी एकदम ओरिजिनल वे में करेंगे। कोई भी गलत काम करने से, हम अपनी वेबसाइट में गलत काम करने से बचेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें करनी है? कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, कि मीन्स जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं वो अच्छे से ऑप्टिमाइज हो रखा हो। ऑप्टिमाइज का मतलब है यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट कर रखा हो। ऐसा नहीं है कि हमने टॉपिक कोई और लिया है, उसके बारे में हम कुछ और ही लिखते चले जा रहे हैं। मतलब वो एक सेंसेबल होना चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए थोड़ा सा, एजुकेशन से पर्पस से भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी उसमें उल्टा सीधा लिखते चले जा रहे हैं। अगर हम इमेजेस लगा रहे हैं, तो वो प्रॉपर होनी चाहिए। इमेजेस का साइज, इमेजेस की क्वालिटी,
इमेजेस का डिजाइन, वो सारी चीजें अच्छे से होनी चाहिए। कंटेंट क्वालिटी का होना चाहिए, वो हो गया। रेलिवेंट इंटरनल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स होते हैं जो भी हम अपनी वेबसाइट पे आपसी में लगाते हैं। मतलब कोई आपने पर्टिकुलर अपनी वेबसाइट बनाई है, तो उसमें हम लोग अंदर ही अंदर कुछ इंटरनल लिंक्स लगाते हैं। इंटरनल लिंक्स का वर्क होता है कि अगर कोई हमारी वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर गया है, वहां वो किसी कंटेंट को रीड कर रहा है, तो वहां पे हम किसी और वेब पेज का लिंक लगा देते हैं। इससे ये फायदा होता है कि अगर उसने वहां पे क्लिक करा तो हमारी वेबसाइट के दूसरे वेब पेज पे चला। इसको ऐसा समझिए, सपोज किसी का मकान है, तो किसी कमरे के अंदर से ही दूसरा कमरे में जाने का रास्ता, तो वहां पे होता है ना, एक इंटरनल गेट दे देते हैं हम अंदर से ही। क्या है कि कोई अंदर गया है तो वहां से भी उस अंदर दूसरे वाले कमरे में जा सकता है, और बाहर से जाना चाहे बाहर से भी जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे इंटरनल लिंक्स वर्क करते हैं कि एक तो वो अपना जैसे मेन वेबसाइट पे आके जाना चाहे वैसे जा सकता है, नहीं तो वो कंटेंट में पढ़ते पढ़ते अगर हमने इंटरनल लिंक लगा दिया है तो वो वहां से भी जा सकता है। रेलिवेंट बैकलिंक्स, अभी जो मैं आप लोग वर्क कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया सोशल मीडिया का वर्क, वो बैकलिंक्स में आ जाता है। कि हम अपने वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए या फिर लोगों को बताने के लिए हम अलग अलग सोशल मीडिया पर, अलग अलग वेबसाइट्स पर अलग अलग तरीके से बैकलिंक्स बनाते हैं, जिससे हमें मैक्सिमम ट्रैफिक मिल सके, मैक्सिमम लोगों को हमारे सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम पड़े, वो जान पाए कि ठीक है हम भी मार्केट में अवेलेबल हैं, हमारे पास ये सर्विसेज या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हमारी ये पर्टिकुलर वेबसाइट है। तो वो किस में आता है, हमारे बैकलिंक्स में। साइट मैप्स, साइट मैप्स वर्क करता है क्रॉलर को बताने के लिए कि हमारी वेबसाइट में कितने वेब पेजेस अवेलेबल हैं, वेब पेज कितने वेब पेजेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो इसके लिए हम साइट मैप्स बनाते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट्स बेसिकली वर्क होता है कि क्या हमने जो इमेजेस लगाए हैं वो परफेक्टली वर्क कर रही है कि नहीं, जो हमने कोडिंग पार्ट करा है वो ठीक है कि नहीं। हालांकि हम वेबसाइट डिजाइन नहीं करते, बट हमें ये चीज चेक करनी पड़ती है टूल्स के थ्रू कि जो भी कोडिंग वर्क हो रखा है, जो लोगो लगा हुआ है या हेडर या फुटर नोट लगा हुआ है, वो सारी चीजें ठीक है कि नहीं है। वेबसाइट का कलर, वेबसाइट की जो थीम है, वो मैच कर रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर लोगो अच्छा लग रहा हो, कहीं पर लोगो सही सही से दिख ना रहा हो, कहीं पर लिंक सही से बन गए हो। कोई अगर किसी वेबसाइट के किसी वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर वेब पेज पे जा रहा है, वहां पे सारे लिंक सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, मोबाइल और डेस्कटॉप में अच्छे से ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है, स्मूथली मीन्स जल्दी खुल रही है कि नहीं खुल रही, वो सारी चीजें चेक करनी होती। बेटर यूएक्स, उसकी डिजाइनिंग किस तरीके से हो रखी है, लोगों के हिसाब से वो यूजर फ्रेंडली है कि नहीं है, लोग इजीली उसको समझ पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनको हमारी वेबसाइट हैंडल करने में ही दिक्कत हो रही हो, कि वो कुछ ओपन तो कर रहे हैं बट वो लोग कोई चीज सर्च नहीं कर पा रहे, या फिर उनके में कहीं सर्च कर रहे हैं तो वो कोई और ही चीज खुलती चली जा रही है। वो सारी चीजें चेक करनी है। तो ये क्या होगा हमारा व्हाइट हेड में। क्लियर है। ब्लैक हेड में क्या है, ब्लैक हेड से हमें बचना होता है, इसमें सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है, कह लीजिए अनएथिकल टेक्निक्स इसमें होती हैं। ये हमें नहीं करनी होती है, जाने अनजाने में ये गलतियां हमसे हो जाती हैं, तो हमें ये नहीं करनी है। इनसे बचने के लिए हम इसे कहते हैं ब्लैक हेड एसईओ, तो हमें ये चीज से बचना है। तो इसमें क्या है, पहले बात तो यही अनएथिकल है। दूसरा कीवर्ड स्टफिंग, स्टफिंग का मतलब है किसी चीज को भरना। होता है ना, जैसे आलू का पराठा बनाते हैं हम लोग स्टफिंग करते हैं, पनीर के पराठे में स्टफिंग करते हैं, वैसे ही है यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग। कि कंटेंट है सपोज 200 वर्ड्स का, उसमें आपने मैक्सिमम अपने मेन कीवर्ड ही डाल दिए, तो क्या होगा, वो कीवर्ड बार बार रिपीट होगा, तो जो भी पढ़ेगा तो वो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। और क्रॉलर जो होता है, कोई सा भी सर्च इंजन में क्रॉलर हो, इस चीज के वो अगेंस्ट होता है कि अगर आप बार बार अपने कीवर्ड डाल रहे हो तो वो कंटेंट आपका अच्छा कभी माना ही नहीं जाता। तो वो क्या होगा हमारा कीवर्ड स्टफिंग में, तो हमें वो चीज नहीं करनी है। डुप्लीकेट कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट है यहाँ पर कि वो कंटेंट पहले से ही किसी ने लिख रखा है या किसी ने कोई इमेजेस लगा रखी है, आपने वो कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे शो करा है, तो वो किस में आ गया, डुप्लीकेसी में। तो हमें बेसिकली इस चीज से बचना है, हमें डुप्लीकेसी नहीं रखनी, सारी ओरिजिनल कंटेंट रखना है। क्लॉकिंग, क्लॉकिंग क्या है कि हम क्रॉलर को कुछ और दिखाते हैं और अपने यूजर्स को कुछ और दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी आप लोग ने अपने मोबाइल से डेस्कटॉप से फ्री मूवीज को डाउनलोड करने की कोशिश करी होगी, तो वहां पे अक्सर होता है कि ऊपर की तरफ जब हम कोई लिंक पे क्लिक करते हैं तो ऊपर जो वेबसाइट ओपन होती है तो वहां पे कंटेंट्स में कुछ और शो हो रहा होता है, वहाँ कहीं ना कहीं हिडन लिंक्स लगे होते हैं। कि लाइक जैसे कुछ देर के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है या कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाता है, वहां पे हम क्लिक करते हैं तब हमें डाउनलोडिंग वाला लिंक मिल जाता है।
तो उस केस में क्या हो रहा है कि क्रॉलर को तो दिखाया जा रहा है कि वेबसाइट किसी और चीज की है, बट वो उस पर वो यूज किस चीज के लिए हो रही है, मूवीज को डाउनलोड करवाने के लिए या फिर मूवीज को शेयर करने के लिए, है ना। क्यों, तो ये क्या हुआ, क्लॉकिंग हुई कि हम क्रॉलर को या फिर क्या तो आप सर्च इंजन को तो हम कुछ और दिखा रहे हैं, बट वहां पे हम लिंक किसी और चीज का लगा रहे हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है, क्लॉकिंग वाला। हेलो, वॉइस आ रही है? यस सर। सर जब इसमें क्रॉलर में जैसे किसी हीरोइन वगैरह की फोटोज पिक लगा देते हैं, फिर वो बोलते हैं ना क्रॉलर है क्रॉलर है, यही वर्ड यूज करते हैं क्या? नहीं हेलो नहीं, सर। आई थिंक नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मीन्स मैं समझा नहीं आपकी वो बात, क्या आप क्या कहना बोलते हैं, चाह रहे हो। जैसे कोई कोई चीज बोलते हैं कि वो नहीं हमारी पिक नहीं थी, ये किसी और की पिक से हमारी यूज की गई है, तो कुछ वर्ड यूज करते हैं, तो क्या वर्ड होता है? वो तो कॉपी होता है कि मीन्स उसको एआई के थ्रू आजकल वो चल रही हैं चीजें, कि किसी और की इमेज लगाकर हम किसी और का मतलब बॉडी वॉडी लगा के हम उसमें चीजों को वायरल कर देते हैं। तो वो तो हाँ। डिफरेंट चीज हो गई, वो चीज ये नहीं है। ये अभी मैं प्रॉपर वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो चीज नहीं है जो आप बता रहे हैं, वो डिफरेंट चीज है। अच्छा। जी जी जी। कुछ वर्ड ओके। यूज होता तो है उसमें, बोलते हैं ये कैसे हुई है ये। बेसिकली अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ ये जो ये चीज वो नहीं है जो आप बता रहे हो, वो एआई के थ्रू होता है, वो मतलब वो भी गलत है, वो चीज अच्छा। डिफरेंट है। ओके, तो ये क्लॉकिंग हो गया। हिडन टेक्स्ट एंड लिंक्स, हिडन टेक्स्ट और लिंक्स होते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट में पीछे की तरफ जब कोडिंग कर रहे होते हैं, वहां पर कुछ और टेक्स्ट और लिंक्स छोड़ देते हैं अपनी वेबसाइट को प्रमोट करा मीन्स रैंकिंग दिलवाने के लिए। जैसे कि अगर मैंने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, अब ई कॉमर्स वेबसाइट मैंने नई बनाई है और न्यू 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 बनाई है, वहां पे मैं अपने मोबाइल्स, ईयरफोन्स और लैपटॉप और ये वॉचेस वगैरह सब कुछ सेल आउट करता हूँ, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट या अमेजन। अब मैं उसमें पीछे की तरफ कहीं पर फ्लिपकार्ट या अमेजन का लिंक छोड़ दूँ, या वहां पर अमेजन और फ्लिपकार्ट लिख दूँ, तो अगर कोई सर्च करेगा तो वहां पे मेरी वेबसाइट रैंक करना शुरू कर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने कोडिंग में कहीं ना कहीं हिडन टेक्स्ट लगाकर ये फ्लिपकार्ट या अमेजन जैसे कीवर्ड्स रख दिए। अब इनकी रैंकिंग अपने आप से पॉपुलर है, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो ये इनकी रैंकिंग अपने आप ही ऊपर चल रही है। तो ये क्या होगा, ये हिडन टेक्स्ट और लिंक्स में आ जाएगा, जिससे हमें बचना है। क्यों? क्योंकि हमारा ओरिजिनल नेम कुछ और है, और हम लोग किसी भी ब्रांड को इस तरीके से टारगेट नहीं कर सकते हैं, ये चीटिंग में आ जाता है। चीटिंग इसमें इस तरीके से क्योंकि वो पहले से एक ब्रांड बना हुआ है, हम उनका नाम गलत तरीके से यूज करके अपने आप को ऊपर लेके आ रहे हैं। तो हमें ये चीज से बचना है। लिंक स्पैमिंग है कि हम कोई सा भी लिंक कहीं पे भी पोस्ट करते चले जा रहे हैं, ये लिंक स्पैमिंग होती है कि हम स्पैमिंग कर रहे हैं। होता है ना कि भाई गलत चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं, कि हम लिंक पे तो दिखा रहे हैं कि भाई अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पर वो क्लिक कर रहा है तो वो हम वहां पे कुछ और ही चीजें ओपन अप हो रही हैं, वो लिंक स्पैमिंग है। सेम लिंक फार्मिंग होता है, सेम ही चीजें हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। आप उसे लिंक स्पैमिंग कह लो या लिंक फार्मिंग, कुछ लोग फार्मिंग कहते हैं, कुछ लोग स्पैमिंग कहते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने अलग से लिंक फार्मिंग लिखा है। तो ब्लैक हेड से हमें इस तरीके से बचना है। अगर हमने ब्लैक हेड हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो हमारी वेबसाइट पे पहले हमें वार्निंग मिलती है सर्च इंजन की तरफ से, अगर हम लोग फिर भी ठीक नहीं करते अपनी वेबसाइट, तो हमारा सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर क्रैश हो जाता है, हमें दोबारा से अपनी वेबसाइट बनानी पड़ती है। ठीक है, तो ये है व्हाइट हेड और ब्लैक हेड में बेसिक्स डिफरेंस, कि व्हाइट हेड में हमें सारी चीजें अच्छे से करनी है, मीन्स एथिकल चीजें करनी है। ब्लैक हेड में हमें सारी अनएथिकल मतलब अनएथिकल चीजों से बचना है। ठीक है, करना हमें ब्लैक हेड बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 3 to 4% या आप कह सकते हो 5% तक हम ब्लैक हेड कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि कीवर्ड स्टफिंग हम एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। उसके अलावा हम लिंक्स थोड़े से ज्यादा बना सकते हैं बस। जैसे बैकलिंकिंग की अगर मैं वर्क करूँ का मैं बात कर रहा हूँ, तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अपनी साइट को प्रमोट करने के लिए, फिर रैंकिंग लाने के लिए, ट्रैफिक्स लाने के लिए एक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बैकलिंक्स बना सकते हो, बट वो भी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक फॉर 15-20 डेज या फॉर 1 मंथ। इससे थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह आने लगे, एक बार जब ट्रैफिक आने लगता है, रैंकिंग थोड़ी सी मिल जाती है, तो फिर हम ये वर्क करना छोड़ दें। ओके, तो ये हो गया व्हाइट हेड और ब्लैक हेड। जब एक सेकंड,
जब ये दोनों ब्लैक हेड और व्हाइट हेड कंबाइन हो जाते हैं तो बनता है ग्रे हेड एसईओ, जिसमें व्हाइट हेड की जो परसेंटेज है वो होती है 95% और ब्लैक हेड की होती है 5%। ये मैक्सिमम मैक्सिमम है। नहीं तो क्या होगा कि व्हाइट हेड हमारा 96% तक हो और ब्लैक हेड हमारा 3% 4% हो, उतना ही चलता है बस। ब्लैक हेड हम कभी भी 5% से एक्स्ट्रा नहीं लेकर जाते हैं। व्हाइट हेड अगर हम 100% भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो हम 5% तक मैक्सिमम ब्लैक हेड कर सकते हैं। ओके। तो ब्लैक हेड और व्हाइट हेड जब मिलता है तब बनता है ग्रे हेड एसईओ। और व्हाइट हेड पे हमें बेसिक सारे वर्क करने हैं। ब्लैक हैट एसईओ में हमें अनएथिकल टेक्निक से बचना है, कि हमें कोई भी ऐसा वर्क नहीं करना जिससे कि हमारी वेबसाइट को कोई भी खतरा हो या फिर कोई भी डेंजरस चीजें उसमें आए। यहाँ से सबको क्लियर हुआ है? ओके। तो अब चलते हैं एसईओ पे कि टाइप्स। पहले तो टेक्निक्स थी किस किस तरीके से करेंगे, अब टाइप्स है। टाइप्स है 3 टाइप के, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। अब जैसे ये नाम से खुद से बता रहे हैं कि ऑन पेज का मतलब हो गया कि हम पेज के अंदर जाके, मीन्स वेबसाइट के अंदर जाके सारा वर्क करेंगे। ऑफ पेज में क्या है कि हम वेबसाइट के बाहर आके सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। टेक्निकल एसईओ में हमारे सारे टेक्निकल टर्म्स आ जाएंगे, लाइक उसकी स्पीड, उसके कुछ कोडिंग पार्ट, उसका कुछ और चीजें हैं, वो सारी चीजें होंगी, जैसे हमारा साइट मैप बनाना, रोबोट रोबोट की फाइल्स बनाना, वो सारी चीजें हमारी टेक्निकल में रहेंगी। ठीक, तो यहाँ पे यही सारी चीजें हैं। ओके। तो ऑन पेज में क्या है, हम एचटीएमएल फाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं, कंटेंट को ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। व्हाइट हेड में हमने सारी चीजें पढ़ी थी, हमें क्या क्या करना है, बट उसकी जो कैटेगरीज है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कैटेगरीज में जाके हम वर्क करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे, कीवर्ड रिच कंटेंट लिखेंगे, कि हम ऐसा कंटेंट लिखें जिसमें कीवर्ड्स अच्छे से अवेलेबल हो। यूआरएल को ऑप्टिमाइज करेंगे, मतलब यूआरएल अगर हमारा गलत बना हुआ है उसको हम सही करेंगे। फेसबुक के टाइम पे मैंने आप लोगों को यूआरएल बनाना सिखाया था कि हम फेसबुक पेज का अपना यूआरएल किस तरीके से बना सकते हैं। वैसे ही वर्क हमें यहाँ करना होगा, कि कोई पर्टिकुलर वेब पेज है जो जिसके बारे में बता रहा है, तो उसका यूआरएल हमें किस तरीके से सही करना है, किस तरीके से बनाना है, उसका यूआरएल क्या रहना चाहिए, वो सारी चीजें ऑप्टिमाइजेशन में आती हैं। हम इसमें ऑप्टिमाइज यूआरएल को ऑप्टिमाइज करेंगे। इमेज ऑप्टिमाइजेशन या फिर आप कह लो इमेज और वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, वहाँ पे ये है कि जो भी आप कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हो, जिस भी टॉपिक पे प्रोवाइड करा रहे हो, उसी चीज से रिलेटेड आपकी इमेजेस और वीडियोस होने चाहिए। इमेज और वीडियोस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका जो पिक्सल साइज है या फिर जो कलर मैचिंग है, वो सारी चीजें अच्छे से परफॉर्म होनी चाहिए। कॉपी नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि वो इमेज या वीडियो किसी और ने पहले से ही यूज कर रखी है, आप सेम टू सेम कॉपी करके डाउनलोड करके उसको अपने में यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं, आप अपना खुद का कंटेंट बनाएंगे, खुद की इमेजेस वगैरह बनाएंगे, खुद की वीडियोस वगैरह बनाएंगे, वो आप यूज कर सकते हो। टेक्निकल एस्पेक्ट्स, छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं इसमें, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो हम इसमें चेक करेंगे कि ऑन पेज में वो चीजें ठीक वर्क कर रही हैं कि नहीं। सिमिलर वे में ऑफ पेज में हमारा बैकलिंक्स मेन पार्ट रहता है। बैकलिंक्स वही जो आप लोग अभी बनाना शुरू कर चुके हो सोशल मीडियाज पर। डोमेन अथॉरिटी बताती है कि पेज, वो जो वेबसाइट है हमारा कितना अच्छी चल रही है, उसका जो सर्च इंजन है उसको उसके ऊपर कितना ट्रस्ट बनता जा रहा है। जब सर्च इंजन को हमारी वेबसाइट पे ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो उसका डोमेन अथॉरिटी बढ़ती चली जाती है। ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है, जब ट्रैफिक ज्यादा आता है, लोग अगर आ रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, उसका कंटेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं, लोगों को उस पर बिलीव होता है, तो फिर सर्च इंजन को भी बिलीव होने लगता है कि ठीक है, इनकी वेबसाइट पे सारा जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो एक अच्छे से अवेलेबल है, कोई गलत सलत अवेलेबल नहीं है, सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लोगों को पसंद आ रही है, एक बेटर एंगेजमेंट मिल रहा है, बेटर एक रिजल्ट्स वहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं। तो क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी हमारी इंक्रीज होती चली जाती है। सोशल लिंक्स, हमें सोशल लिंक्स अपने प्रोवाइड कराने होते हैं, पर सोशल लिंक्स जो भी हम प्रोवाइड कराएंगे वो भी एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। जो अगर उस पर क्लिक करे तो उसको फिर जिस भी सोशल सोशल प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहा है, वहां पर वो उसको वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जो जिस चीज से रिलेटेड हमारी वेबसाइट अवेलेबल है। फॉर्म सबमिशन, कुछ वेबसाइट पे जाके हम फॉर्म सबमिट्स करते हैं इसके अपनी वेबसाइट के, अपनी वेबसाइट के बारे में और ज्यादा बताते हैं कि हमारी वेबसाइट में ये चीजें अवेलेबल है। ये सारी चीजें किस में आ गई, हमारे ऑफ पेज में।
मेन फोकस हम करेंगे ऑफ पेज में बैकलिंक्स पर। अगर हमारे बैकलिंक्स अच्छे से बनते चले जाते हैं तो हमारे डोमेन ऑथोरिटी अच्छी हो जाती है। सोशल लिंक्स फिर से हमारे बैकलिंक्स में ही आ गई कि अगर हम कोई सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे अपना जो सोशल मीडिया पे अपना प्रोफाइल बनाई है वो अच्छे से लेकर चल रहे हैं, तो सोशल लिंक्स हमारे अच्छे बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑन पेज और ऑफ पेज में डिफरेंस, एक छोटा सा। अब आता है टेक्निकल एसईओ में। टेक्निकल एसईओ एक छोटा सा ओवरव्यू दे दे रहा है। टेक्निकल एसईओ में हमारी सारी टेक्निकल चीजें रहेंगी, जैसे वेबसाइट जो लोडिंग टाइम होता है, ओपन होने का कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम नहीं लग रहा, वो सारी चीजें हमारी टेक्निकल्स में है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर वो किस तरीके से बना हुआ है, कि कहाँ पे होम पेज को बटन है, कहाँ पे कोई और बटन दे रखा है, उसका थीम वगैरह क्या है, उसकी जो डिजाइनिंग हो रखी है वो ठीक है कि नहीं, वो सारी स्ट्रक्चर्स में आ गई। साइट मैप, इस साइट मैप का एक वो है, ओवरव्यू है। इसको एक्सप्लेन मैं आगे चल के करूंगा जब पूरा बताया जाएगा टेक्निकल एसईओ। तो क्या होता है साइट मैप में, कि हम क्रॉलर को बताते हैं कि हमारे कितने वेब पेजेस अवेलेबल हैं और कौन से वेब पेज पे क्या क्या इंफॉर्मेशन पहले से पड़ी हुई है। रीडायरेक्ट पेजेस, रीडायरेक्ट पेजेस होते हैं कि अगर किसी ने हमारा यूआरएल टाइप किया और उससे अगर गलत टाइप हो गया है, फिर भी वो हमारे ही वेब पेज पर पहुंचे, ऐसा ना हो कि वो कहीं और पहुंच जाए, तो उसके लिए हम रीडायरेक्ट पेजेस बनाते हैं। मोबाइल फ्रेंडलीनेस, मोबाइल फ्रेंडलीनेस है कि जो वेबसाइट जो हमारी डेस्कटॉप पे खुल रही है उसी तरीके से हमारी मोबाइल पे खुलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मोबाइल पे डेस्कटॉप पे अलग तरीके से ओपन अप हो रही है और मोबाइल में चीजें क्लियर ही नहीं हो पा रही। कि ऐसा होता है कि कभी कभी कि वेब उस पे डेस्कटॉप पे तो लोगो बाकी की सारा कंटेंट बहुत अच्छे से शो शो हो रहा है, बट उस पे हमारे मोबाइल पे चीजें शो ही नहीं हो पा रही। कि कभी हमारा कंटेंट बड़ा हो गया, कभी इमेजेस बड़ी हो गई हैं, इमेजेस बहुत ज्यादा छोटी हो गई हैं, लोगो नहीं दिख रहा है, या फिर पूरा लोगो इतना बड़ा हो चुका है कि पूरा कंटेंट को ही कवर अप कर लिया है। तो वो सारी चीजें चेक करते हैं हम इसी में, तो मोबाइल फ्रेंडलीनेस होना चाहिए। रोबो डॉट टेक्सटी फाइल, रोबो डॉट टेक्सटी फाइल होती है कि कुछ पेजेस होते हैं जो हम बनाते जरूर हैं, बट हम अपने यूजर्स से हाइड करके रखते हैं। जैसे कि बैंक की साइट्स होती हैं, बैंक की साइट्स में हमारी इंफॉर्मेशन भी पड़ी हुई होती है, हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड है, हमारा बैलेंस है, सब कुछ है। बट उसको कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ मेन यूजर, जिसका मेन अकाउंट होता है, जिसके पास आईडी पासवर्ड होते हैं। पर बैंक की जो बाकी के पेजेस होते हैं वो सब लोग हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसे जहाँ पे इंफॉर्मेशन पड़ी होती है यूजर्स की, उनको हाइड करने के लिए हम रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल्स का यूज करते हैं, जिससे कि कोई और उसको यूज ना कर सके या फिर कोई सर्वर उसको रीड ना कर सके, पर जिसको दिखाना है सिर्फ वही देख सके। क्योंकि अगर हम ये हाइड नहीं करेंगे तो जो सर्च इंजन का क्रॉलर है वो उसको रीड कर लेगा। जब एक बार रीड कर लेगा तो उसका उसका वो सारा डेटा उसके सर्वर में स्टोर हो जाएगा, तो कोई भी यूजर उसको इजिली एक्सेस कर सकता है। इन सबको हटा इन सब से बचने के लिए हम ये रोबो डॉट टेक्स्ट फाइल्स का यूज करते हैं।